नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस यानी वेलर डे मनाया जाता है। साल 1965 में आज ही के दिन गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर हमारे सीआरपीएफ जवानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई थी जिसे आज भी याद किया जाता है। उस समय हालात आसान नहीं थे, लेकिन हमारे जवान डटे रहे और उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सच में ये दिन हमारे उन वीर जवानों को सलाम करने का दिन है। और आज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का बर्थडे है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई शानदार रोल किए हैं और उनकी एक्टिंग हमेशा सिंपल और दिल से जुड़ी हुई लगती है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के युवाओं के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बेहद मददगार साबित हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि जब लोगों को सही अवसर मिलते हैं तो वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि देश की प्रगति में भी अहम योगदान देते हैं। मुद्रा योजना के जरिए लाखों युवाओं को बिना गारंटी के लोन देकर उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने का मौका मिला है। योजना की सफलता यह दिखाती है कि अगर सही समर्थन मिले तो युवा रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक यानी पी&के फर्टिलाइजर्स पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार लगभग 41,533 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 4300 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे खाद सस्ती और उचित कीमत पर मिलते रहेंगे। सरकार ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक यह नई सब्सिडी दरें लागू रहेंगी ताकि खेती के सीजन में खाद की कोई कमी न हो। सरकार पहले से ही 28 तरह के फर्टिलाइजर सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है और यह फैसला किसानों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट करीब 41 किलोमीटर लंबा होगा, जो प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे और इसकी लागत करीब 13,037 करोड़ रुपए होगी। इस मेट्रो कॉरिडोर से जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, टोंक रोड, एसएमएस हॉस्पिटल और विद्याधर नगर जैसे बड़े इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में कुछ स्टेशन अंडरग्राउंड भी होंगे और यह फेज 1 मेट्रो से भी जुड़ा रहेगा। अभी जयपुर मेट्रो फेज 1 पर रोजाना करीब 60,000 लोग सफर करते हैं, लेकिन फेज 2 शुरू होने के बाद यह संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और लोगों को बेहतर, तेज और सस्ता सफर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि यह प्रोजेक्ट सितंबर 2031 तक पूरा कर लिया जाए, जिससे जयपुर एक मॉडर्न और फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में और मजबूत बने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी भी की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, सहयोग और अन्य क्षेत्रों में रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में यह भी तय हुआ कि भारत और बांग्लादेश आगे भी लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि सहयोग और साझेदारी को और मजबूत किया जा सके। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। अपने इस दौरे के पहले चरण में वह मॉरिशस जाएंगे, जहां वे 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद दौरे के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 11 से 12 अप्रैल तक यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है। यह दौरा भारत के इंडो पैसिफिक और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है
और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि युद्ध के कारण कुछ समय के लिए एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई थी, लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी ताकि हर घर तक 100% एलपीजी सप्लाई पहुंच सके। इसलिए कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को नियंत्रित किया गया। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में कोयला, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कोयल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार काशी ने बताया कि माइंस और पावर प्लांट्स में कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरे देश में सामान्य बनी हुई है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए 100% एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को नियंत्रित किया गया। सरकार ने पीएनजी कनेक्शन भी तेजी से बढ़ाए हैं और जरूरत के अनुसार एलपीजी सप्लाई को संतुलित तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही शुरू होती है तो वह 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्ष 2 साइडेड सीज फायर पर सहमत हो सकते हैं और अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि यह संघर्ष अब खत्म होने की ओर बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी कहा है कि अगर ईरान पर हमले रुकते हैं तो वह भी सीज फायर के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सेना के साथ समन्वय किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी गई तो पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल हालात में नरमी के संकेत जरूर दिख रहे हैं और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या यह सीज फायर अस्थायी शांति की ओर बढ़ेगा। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है और इसे वेस्ट एशिया में शांति की दिशा में एक अहम कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस समझौते से क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित होने की उम्मीद है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वैश्विक व्यापार और जहाज़ों की आवाजाही भी सामान्य हो सकेगी। भारत ने हमेशा से डी एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया है ताकि इस संघर्ष को जल्द खत्म किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस युद्ध ने न केवल लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड पर भी असर डाला है। ऐसे में यह सीज फायर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान करते हुए इसे वर्ल्ड पीस के लिए बड़ा दिन बताया है। ट्रंप ने कहा कि कई हफ्तों के तनाव के बाद अब तेहरान रिकंस्ट्रक्शन की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि यह सीज फायर कुछ शर्तों पर आधारित है, जिसमें ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस दौरान अमेरिका मैरीटाइम ट्रैफिक को संभालने में मदद करेगा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का काम करेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल के आधार पर लंबे समय के शांति समझौते की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। वहीं ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि अगर हमले पूरी तरह रुकते हैं तो वह अपनी डिफेंसिव ऑपरेशंस रोक देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भी इस अस्थायी सीज फायर को समर्थन दिया है। हाल के दिनों में बढ़ते तनाव ने ऑयल सप्लाई और ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब यह कदम हालात को बेहतर बनाने की उम्मीद जगा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर के ऐलान के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग बहाल होने की उम्मीद बढ़ी है, जिसका सीधा असर तेल के दामों पर पड़ा है। इंट्राडे ट्रेड में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड लगभग $91 प्रति बैरल तक गिर गया। वहीं ब्रेंट क्रूड भी करीब $91.72 प्रति बैरल तक नीचे आ गया। ताज़ा अपडेट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब 13% गिरकर $94.77 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि WTI क्रूड करीब 14% की गिरावट के साथ $96.16 पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीज फायर और सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद से तेल बाजार में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात सामान्य होने लगे हैं। इसी बीच साउथ कोरिया ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि वह अपने फंसे हुए जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी कोशिश करेगा। सरकार के मुताबिक ट्रेड, इंडस्ट्री और रिसोर्सेज मंत्रालय विदेश और समुद्री मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है
ताकि कोरियन वाइल्ड टैंकर्स को सुरक्षित और तेजी से रास्ता दिया जा सके। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में साउथ कोरिया के कुल 7 वाइल्ड टैंकर्स मौजूद हैं, जिनमें से 4 उसके खुद के जहाज हैं। इन जहाज़ों में कुल 14 मिलियन बैरल कच्चा तेल है, जो साउथ कोरिया की करीब 5 दिन की ज़रूरत के बराबर है। ऐसे में इन टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। दुनिया भर में अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया को लेकर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इस फैसले के बाद टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म नाबालिगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर कंपनियां नियम नहीं मानती हैं तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और मलेशिया जैसे कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू कर रहे हैं। चाइना में स्क्रीन टाइम को लेकर माइनर मोड लागू किया गया है, जहां बच्चों के लिए समय सीमा तय की गई है। भारत में भी इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। कर्नाटका पहला राज्य बन गया है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का बच्चों की मेंटल हेल्थ और सेफ्टी पर असर पड़ता है, जिसके चलते दुनिया भर में यह सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। भारत का स्टील सेक्टर वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना रहा। स्टील मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में क्रूड स्टील प्रोडक्शन करीब 10.7% बढ़कर 168 मिलियन टन से ज़्यादा पहुंच गया है। वहीं डोमेस्टिक डिमांड भी मजबूत रही। फिनिश्ड स्टील कंजप्शन करीब 164 मिलियन टन रहा, जिसमें 7 से 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इस ग्रोथ के बड़े कारण बने हैं। सबसे खास बात यह रही कि स्टील एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। एक्सपोर्ट्स करीब 36% बढ़कर 6.6 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि इंपोर्ट्स में गिरावट आई, जिससे भारत फिर से नेट एक्सपोर्टर बन गया है। इंडस्ट्री में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी 2030 तक 300 मिलियन टन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स की बढ़ती कीमतें, एनर्जी कॉस्ट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। फिर भी मजबूत डिमांड और सरकारी सपोर्ट के चलते आने वाले समय में स्टील सेक्टर की ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस वित्त वर्ष की पहली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को अनचेंज्ड रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा गया है और पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल रखा गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50% पर कायम है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ को लेकर अनुमान जताया है कि पिछले साल 7.6% और इस साल करीब 6.9% रह सकती है। वहीं सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान करीब 4.6% लगाया गया है। गवर्नर ने कहा है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती एनर्जी प्राइसेज इन्फ्लेशन के लिए बड़ा जोखिम बने हुए हैं। साथ ही इल नीनो जैसी स्थिति भी महंगाई को बढ़ा सकती है। आरबीआई फिलहाल वेट एंड वॉच रणनीति अपना रहा है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा मजबूत है और ऐसे वैश्विक झटकों का सामना करने में सक्षम है। आज सोना और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 15,382 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,53,820 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज इसकी कीमत 250 से 260 रुपये प्रति ग्राम के बीच बनी हुई है, यानी 1 किलो चांदी करीब 2,50,000 से 2,60,000 रुपये तक पहुँच गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।